तो महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर हो क्या रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या खतरे में है महाराष्ट्र की राजनीति? राजनीति कह लें या यूं कह लें कि महाराष्ट्र की जो सत्ता चला रही है, और वो भी जो सत्ता चला रही है, तीन पार्टियों के साथ यहाँ सत्ता बनाई गई थी, लेकिन अब खतरे में नजर आ रही है। कह सकते हैं संकट जरूर नजर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। इस पर क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ अंशी आनंद। लगातार आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा कोई राज्य लाइमलाइट में रहा वो महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आबादी है। अगर मुंबई की बात आप कर ले, सबसे डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, और लगातार कोरोना की जो संक्रमितों की संख्या वो बढ़ते जा रही है। राजनीति लगातार हो रही है, मजदूरों को पहुंचाने को लेकर भी केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार में ठनी हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, गठबंधन की सरकार है, सरकार बनाने में तो कांग्रेस पार्टी बहुत आगे रही थी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार का गठन हुआ था महाराष्ट्र में, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम कोई फैसला नहीं ले सकते। तो आखिर क्या कुछ हो रहा है, इसके क्या मायने हैं और क्या आगे हो सकता है, इस पर आपको हम विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ बीके न्यूज के एडिटर इन चीफ सुनील रावत जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्योंकि हम हर सोशल मीडिया पर तो देख ही रहे हैं, सुबह से आप देख रहे हैं ट्विटर पर कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से उठापटक हो रही है, आप देख रहे हैं बयान तो आ ही रहे हैं, तमाम न्यूज चैनल पर डिबेट भी हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बता दें कि एक्चुअल में अभी हो क्या रहा है राजनीति का। मेरे पूछने का मतलब यह है कि आप देख रहे समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। खुद राहुल गांधी कहते हैं कि हमें कुछ फैसला नहीं ले सकते, तो क्या बस कहने के लिए वहां पर कांग्रेस पार्टी सरकार में है? हाँ, नहीं, देखिए, महाराष्ट्र में जो भी चल रहा है वो बहुत सारे देश की राजनीति का ध्यान उधर है, क्योंकि ये कहानी शुरू होती है वहां से जब बीजेपी, वो कांग्रेस के ही बड़े नेता थे नारायण राणे, वो बीजेपी मतलब कई दौरे कर चुके हैं, एनसीपी में भी रह चुके हैं। तो नारायण राणे जब बीजेपी में अभी गए हैं और वो राज्यपाल से मिलने जाते हैं और राज्यपाल से मांग करते हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ तीन दलों की सरकार है, तीन पहियों वाला एक ऑटो है और वो चल नहीं पा रहा पहिए, और इसकी वजह से महाराष्ट्र में जो है कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और उसको काबू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना आपस में ही ताल खींचतान है। और इसी वजह से आपको राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी वहां जाते हैं, वो मुलाकात करते हैं, संजय राउत जाते हैं, वो मुलाकात करते हैं, और एनसीपी की उद्धव ठाकरे की मातोश्री में भी एक बैठक होती है। तो ये सब पॉलिटिकल वहां पर जो पीछे खेल चल रहा है, उसके बाद एक सवाल उठने लगा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हो क्या रहा है। इधर बीजेपी भी आक्रामक कर रहा है और वो कह रही है कि महाराष्ट्र बचाओ, उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा है महाराष्ट्र में। तो सुनील जी, देवेंद्र फडणवीस तो लगातार विरोध करते ही आ रहे हैं कि कोरोना की बात की जाए तो कंट्रोल करने में सरकार विफल रही है, और वो पॉलिसी सच्चाई बात है कि दिख भी नहीं रही। आप देख रहे थे कि कितनी बार कंफ्यूजन की स्थिति देखी, कई बार मजदूर पहुंच जाते हैं स्टेशन पर लाखों की संख्या में, जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित की संख्या, उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार तो बन गई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कंट्रोल किसके पास है? मुझे तो ऐसा लग रहा है उद्धव ठाकरे भी ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति में है। नहीं, ये तो दिक्कत, देखिए, फैसले वाली जो दिक्कत है, आज जो राहुल गांधी ने कहा, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में जो मजदूरों वाली जो आपने बात की, एक तो है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, क्योंकि कल का इंसिडेंट हम ले लेते हैं कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत बड़ी बात कहते हैं वो कि हम मजदूरों को यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन हमें ट्रेनें मुहैया नहीं कराई जा रही, हमें 80 से 90 रोज ट्रेनों की जरूरत है और सिर्फ 30-40 ट्रेनें मिल रही है, जबकि हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है और हमें ट्रेन नहीं दी जा रही है। एक बड़ा संगीन आरोप उन्होंने लगाया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस आए कि ये जो इन्होंने आरोप लगाया ये राजनीति से प्रेरित है, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेनें आधी रात को भी आपके लिए अवेलेबल है। फिर इसमें एंट्री करते पीयूष गोयल ऑफिशियल ट्वीट पे लिखते कि हम 125 ट्रेनें दे सकते हैं महाराष्ट्र को, आप हमें तुरंत डिटेल दीजिए, हम आधे एक घंटे में आपको ट्रेनें कहां पहुंचानी बता दीजिए, हम दे देंगे आपको। उसके बाद कोई जवाब नहीं आता है। फिर ट्विटर पे और रात 12 बजे, रात 2 बजे तक ये ट्विटरबाजी चलती है और रात 2 बजे पीयूष गोयल कहते हैं कि देखिए भाई 125 ट्रेनों की हमने मांगी थी,
और आपने हमें 46 से 47 ट्रेनों की अभी डिटेल दी है, जिसमें से भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की ट्रेनें जो वहां की राज्य सरकारें मना कर चुकी है अम्फान की वजह से, तो 41 ट्रेनों की फाइनल अभी डिटेल मिली है। तो कहाँ है आपके पास जो जानकारी? कुल मिलाकर राजनीति तो है कहीं ना कहीं। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि ट्रेनें नहीं मिल रही, केंद्र कह रहा है कि हम ट्रेनें दे रहे हैं, तो आप उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर राजनीति, आपके पास प्लान ही नहीं है। आपके पास डेटा अगर होता मजदूर आपके पास है, कैसे जाने? जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमारे पास सारा डेटा है, तो फिर आप मजदूर ट्रेन क्यों नहीं ले रहे? सुनील जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्लान नहीं है और लगातार देख रहे हैं कि लगातार ट्विटर पर भी वॉर हुआ, अपना जो भी जिम्मेदारी है केंद्र पर ठीका पूरा जाए। जब केंद्र कह रही है कि हम तो तैयार हैं देने के लिए, आखिर क्या मजबूरी है? और पहले तो ये कहा जा रहा था, आपने देखा था कि जब दूसरे लॉकडाउन की बात, एक दिन पहले ही मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं, तमाम ऐसी चीजें। तो अब जो राज्यपाल से मुलाकात हो रही है, इसके इंटरनल अगर हम स्टोरी को समझे तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई वहां आपस में जिसको कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बहुत सारी बातें हुई थी? आपको याद होगा जब सरकार बन रही थी, लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, सोनिया गांधी जी से पूछा जा रहा था, और अब राहुल गांधी आके कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ फैसला ही नहीं ले सकते। तो समझ नहीं आता कि जहां पर अच्छा हो जाता है, अगर पंजाब में अच्छा काम होता है तो राहुल गांधी जिम्मेदारी ले लेती है कि अभी कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। आज महाराष्ट्र में वाकई बहुत ही मुश्किल है और कह सकते हैं कि इस संकट की घड़ी में विफल रही है सरकार, जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र की स्थिति बिल्कुल बदतर होते जा रही है। सबसे ज्यादा वहां संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि अब राज्यपाल से मुलाकात जो हो रही है, इसके कुछ मायने हैं? नहीं, राज्यपाल से मुलाकात हो भी सकता है। जो वहां के महाराष्ट्र के जो जानकार है, राजनीतिक जानकार, वो बता रहे हैं कि कुछ न कुछ खिचड़ी तो पक रही है। ये वही नारायण राणे है, मैं आपको याद दिला दूं और दर्शकों को याद दिला दूं, जिन्होंने जब शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन किया था, तो उस वक्त इन्होंने दावा किया था कि 40 से 50 विधायक जो है शिवसेना के, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वो आक्रोशित है और वो असंतुष्ट है, क्योंकि आपने एक अपनी विचारधारा से समझौता करके एक ऐसी पार्टी से गठबंधन किया है जिनके खिलाफ आपकी राजनीति रही है, और बाला साहेब ठाकरे जिनके खिलाफ हमेशा मुखर होकर बोलते हैं। तो ये दावा नारायण राणे ने किया था। तो नारायण राणे के उस बयान को भी हमें याद करना चाहिए यहाँ पर, जब उन्होंने कहा था कि उनके पास उनके संपर्क में शिवसेना के बहुत सारे विधायक हैं, लेकिन राष्ट्रपति से उनकी जो मुलाकात है वो एक तरह से राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप पैदा करने वाली तो जरूर है, लेकिन उसके अलग हम अगर राहुल गांधी के बयान को आज देखें तो वो भी पॉलिटिकल पंडितों के लिए एक एनालिसिस वाला बयान है। राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र में हम फैसले लेने में शामिल नहीं है, हम वहां फैसले नहीं ले सकते। इसका मतलब तो ये होता है कि आपका क्या बाहर से समर्थन तो नहीं है, आप सरकार में शामिल है, आपके मंत्री है, कैबिनेट की जब बैठक होती है तो आपके मंत्रियों की मुहर के बिना वो फैसला संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कैबिनेट के मंत्रियों की जब तक मुहर नहीं लगेगी उसको फैसला नहीं माना जाएगा। तो क्या जो फैसले ले रहे हैं महाराष्ट्र में उसमें कांग्रेस शामिल नहीं है? तो इसका तो मतलब यही हो गया। इसको अगर पॉलिटिकल हम मायने निकाले तो एक तो ये राहुल गांधी का हम इमैच्योर बयान कह सकते हैं, अभी भी वो राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं हुई है, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं, और राजनीतिक पंडित भी ये कह रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकली परिपक्व जो बार बार कुछ ऐसा कह जाते हैं कि जब समझ नहीं आता कि वो वाकई स्थिति को समझ रहे हैं। आप देखिए लॉकडाउन में को लेकर ही उनके कितने बयान आए, कितने बयान में बदलाव आया, लॉकडाउन समय पर क्यों किया गया, कभी समय पर क्यों। सुनील जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जिस तरह से बयान देते रहते हैं, परिपक्वता नहीं नजर आती है, और कई एक्सपर्ट भी कहते आ रहे हैं, और यही स्थिति वाकई दिखती है। लॉकडाउन को लेकर ही आप देखें, कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा सोनिया गांधी जब लॉकडाउन कदम उठाया गया था 21 दिन के लिए, पहली लॉकडाउन, तो उन्होंने स्वागत किया था, और फिर राहुल गांधी कभी कहते हैं कि ये लॉकडाउन बहुत पहले कर दिया गया और अब लॉकडाउन खोला जा रहा है। लेकिन आप हम अगर कंपैरिजन कर ले विश्व के हिसाब से, स्वीडन की बात कर ले जहां पर लॉकडाउन नहीं किया गया, आज आप देखिए कि मौत का आंकड़ा कहां किस हिसाब से बढ़ा जा रहा है। अगर लॉकडाउन सही समय पर नहीं किया जाता तो आज भारत की स्थिति क्या होती?
जिस तरह से हमारे देश की आबादी है, तो क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने में और राजनीति करने में कुछ ऐसी बयान दे देती है और वो वाकई परिपक्वता दिखाई नहीं देती? नहीं, ये निश्चित तौर पर देखिए, लॉकडाउन को लेकर जो सवाल है, तो इस मामले में वाकई में ये कांग्रेस का जो बयान है राहुल गांधी का, फिर मैं कहूंगा कि वो अपरिपक्व नेता वाला बयान, क्योंकि आप देखिए, महाराष्ट्र में आप सत्ता में साझीदार है, पंजाब में आप सत्ता में है, आप याद करिए पहले जब भी लॉकडाउन लगा है दोनों बार, तब केंद्र सरकार के ऐलान करने से पहले ही महाराष्ट्र ने अपने यहाँ लॉकडाउन घोषित कर दिया था और पंजाब ने भी अपने यहाँ लॉकडाउन घोषित कर दिया था। उन्होंने ऐलान का पालन नहीं किया, उन्होंने पहले ही अपने यहाँ लॉकडाउन लगा दिया। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल है, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, तो आपके राज्यों ने क्यों लॉकडाउन लगाया? भाई आपने कहा कि आप छत्तीसगढ़ में की डिसीजन में नहीं है, पंजाब में तो आपकी डिसीजन में है, तो पंजाब में आपने क्यों लॉकडाउन लगाया? अगर आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल हुआ है और लॉकडाउन फेल हुआ है, तो इसका मतलब पूरे देश में लॉकडाउन फेल हुआ है, और पूरे देश में लॉकडाउन फेल हुआ है तो आपकी 5 राज्यों में जहां सरकारें हैं, आप सत्ता में साझीदार है जहां पे भी, बाकी राज्यों में भी जहां महाराष्ट्र, तो वहां भी लॉकडाउन फेल हुआ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपके राज्य में लॉकडाउन सफल हो गया और बाकी राज्यों में लॉकडाउन फेल हुआ। अब आते हैं आंकड़ों पे, तथ्यों पे। अगर लॉकडाउन फेल हुआ होता, देखिए हमारे पास सत्ता, माफ करिएगा, मेडिकल इतनी फैसिलिटीज नहीं है, और हम जितने दिनों में, ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से एकदम मरीज बंद हो गए, और हमारे यहाँ पूरी तरह से 100% लॉकडाउन भी नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि 100% हमारे यहाँ लॉकडाउन है, क्योंकि आप देखिए मजदूर जो है, प्रवासी मजदूरों का एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाना लगातार अनवरत जारी है, और कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है, उसमें कल योगी आदित्यनाथ का बयान था जिस पर बड़ा विवाद भी हुआ कि जो महाराष्ट्र से माइग्रेंट आ रहे हैं या बाकी जगह से माइग्रेंट जो आ रहे हैं, उनमें कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा पाया जा रहा है और इसी वजह से डेटा इंक्रीज हो रहा है। तो भाई लॉकडाउन का मतलब होता है कि हम घर में, आप घर में, आप सुरक्षित है, लेकिन बाकी लोग तो चल ही रहे हैं सड़कों पर, तो खुली लॉकडाउन इसको हम नहीं कह सकते। इसलिए राहुल गांधी का ये बयान कुल मिलाकर राजनीति से प्रेरित है, और वो अपने ही बयानों में घिर जा रहे हैं बयान देकर, तो ये एक वजह। बिल्कुल जी, जैसा कि वो अपने बयानों में ही घिर जाते हैं। हम महाराष्ट्र की राजनीति पर आते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी बहुत खिचड़ी तो पक रही है, तो क्या ये कोरोना काल में ही दिख जाता है? कहते हैं कि जब संकट आती है तो सरकार का विवेक भी दिखता है, और एक तरफ आप देख रहे हैं यूपी सरकार लगातार फ्रंट पर आकर काम कर रही है, जिस तरह से नोएडा में ही लगातार संख्या जब बढ़ी थी तो कैसे कंट्रोल किया गया, यहाँ तक कि और भी सरकारें, कांग्रेस शासित राज्य की बात कर ले, पंजाब भी अच्छा काम कर रही है, छत्तीसगढ़ भी लगा, लेकिन महाराष्ट्र में क्या यूं समझे ये गठबंधन की सरकार की वजह से फैसले नहीं लिए जा पा रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता वो नेतृत्व कौन कर रहा है। उद्धव ठाकरे आते हैं कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है मजदूरों को ले जाने के लिए हमें ट्रेनें चाहिए, जब ट्रेनें की बात कही जाती है तो फिर कहा जाता है, बयान आता है पार्टी की तरफ से ही कि अगर हमें भेजने की स्थिति में नहीं है, तो क्या ये समझा जाए कि ना कोई प्लानिंग है ना कोई प्लॉटिंग है, इन सब के बीच पिस रही है जनता। और ये भी नहीं भूलना चाहिए सुनील जी कि अगर हमारे देश की जीडीपी की आप बात कर ले, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से आता है। बहुत फर्क पड़ेगा अगर लगातार महाराष्ट्र में यही स्थिति रहेगी, क्योंकि वहां पे कंट्रोल किया नहीं जा रहा, इकोनॉमी पे कितना ज्यादा असर होगा। मैं आपको उसी सवाल पर आता हूँ कि क्या कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति। देखिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि उनको ट्रेन नहीं मिल रही है, तो किस बिना पे कह रहे हैं? उनके पास जो डेटा जा रहा है, अब डेटा कौन दे रहा है? उनके पास डेटा दे रहा है गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय की ओर से उनके पास डेटा जा रहा होगा, या बाकी जो मिनिस्ट्रीज है तो वो उन मिनिस्ट्रीज का उनके पास डेटा जा रहा है, उनको रिपोर्ट जा रही है कि भैया इतने हमारे पास लेबर से इतनी ट्रेन की अभी जरूरत है, उसी आधार पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। वो कोई मुख्यमंत्री हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो डेटा के आधार पर बात कर, डेटा अलग अलग मंत्रालय दे रहे हैं। अब मंत्रालय से उनको जो फीडबैक मिल रहा है, उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री पूछा होगा अपने मंत्रियों से, जो जिसमें एनसीपी के मंत्री शामिल है, गृह मंत्रालय जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास है, तो ये सब मंत्रालयों से फीडबैक लिया, तो उन्होंने जो फीडबैक दिया उस आधार पर वो बैठक। लेकिन रेल मंत्री ने उनके उस जो अपने आपसी तालमेल है उसकी पोल खोल के रख दी कि भैया आप दीजिए, हम आपको ट्रेन देते हैं। उसके बाद हुआ है कि जब कहा होगा उन्होंने कि दीजिए डेटा, तो डेटा तो मंत्रालय के पास किसी के पास तैयार ही नहीं था, तो इसमें फंस गए उद्धव ठाकरे। भद किसकी पिटी? उद्धव ठाकरे की, बाकी दलों की तो भद नहीं पिटी, और भद पिटवा दी कांग्रेस के पास गृह मंत्रालय, कांग्रेस ने भद पिटवा दी। और जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है राहुल गांधी से
तो कह रहे नहीं कि वहां तो आप फैसले लेने वालों में नहीं। जी, सोशल मीडिया पर कई जगह ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहां पे अपना समर्थन लेने के लिए उतारू समर्थन ले सकती है, तो क्या इसके पीछे भी कुछ सच्चाई आपको क्या लगता है कि क्या अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो सरकार बिखरने की स्थिति में है? क्या वाकई जो हम लगातार अभी कुछ 2 दिनों से सुन रहे हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, और आपको लगता है संकट की स्थिति है? और मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि महाराष्ट्र की स्थिति वाकई गंभीर है और ये चिंता का विषय है। धारावी जैसे इलाके में आप देख रहे कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, नीति नहीं है, तो कैसे हो पाएगा? गठबंधन की सरकार है, जब सरकार बनी थी तो बहुत सारे वादे किए गए थे और अब जनता तो वहां ठगा महसूस कर रही है। अब गठबंधन पे उस पर अभी हम नहीं चर्चा कर रहे कि क्या कुछ हुआ था, आपने देखा ही था कितना दांव टूटी। उद्धव ठाकरे को बस सरकार बनना था और खास तौर पे जो मुख्यमंत्री का मोह आप कह ले, एक मोह बेटे की भी जो मुंह थी, उन सब के बीच आज जनता पिस रही है, जनता भी ठगा महसूस कर रही है। लेकिन अब जो स्थिति है हम उस पर ही बात कर ले, तो आपको क्या लगता है कि इन सब के बीच क्या कोरोना काल में महाराष्ट्र पीछे रह जाएगी और जो कंट्रोल करना होगा स्थिति को नहीं कर पाएगी और राजनीति ऐसी होती रह जाएगी? क्या लगता है? हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कि क्या अभी स्थिति है महाराष्ट्र? नहीं, देखिए, जो आपने सवाल किया कि सोशल मीडिया पर जो सवाल तैर रहा है, तो उसको तो मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या समर्थन वापस ले लेगी। वो गलती नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उसने विचारधारा के खिलाफ जाकर शिवसेना के साथ गठबंधन ही इसीलिए किया था कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर रख सके। और अगर अभी सत्ता समर्थन वापस ले लेते हैं तो वो शिवसेना और बीजेपी आपस में मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और सबको पता है कि होना यही है। इसलिए बीजेपी हमेशा शिवसेना के लिए सॉफ्ट रहती है। और अगर हम बात करें उनकी आपके उद्धव ठाकरे की या शिवसेना की, तो बीजेपी पर तो अटैकिंग मोड में रहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर उतना अटैकिंग मोड में नहीं रहते पर्सनली। जी हुई थी। शिवसेना ने अपने दरवाजे खुले रखे कि अगर इस तरह की कोई चांस वो आते हैं तो हम वहां पर जा सकते। तो कांग्रेस, वो वाला सवाल तो यहाँ पर हो जाता है कि कांग्रेस वापिस नहीं लेगी। दूसरी बात एक देखिए, कांग्रेस जो है आज उसने बता दिया कि उसकी राजनीति क्या है, कि अगर जो भी कुछ गलत हो रहा है तो उसका सारा ठिकरा जा रहा है शिवसेना के ऊपर। राहुल गांधी ने आज का बयान है बड़ा पॉलिटिकली, इसको आपको समझने की जरूरत है। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर पल्ला झाड़ दिया कि जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है उसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वहां फैसले नहीं ले सकती और हमारे जो फैसले हैं वो हम लागू नहीं करवा सकते। इसको दूसरी तरह से भी आप देख सकते हैं कि क्या कांग्रेस वहां पर एकदम मतलब उद्धव ठाकरे का पूरा राज चल रहा है और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? ऐसा नहीं, क्योंकि आपके कॉमन एंड मिनिमम प्रोग्राम के तहत आप गए हैं और सारी चीजें आपस में तय करके आप फैसले लेते हैं। लेकिन जहां बदनामी की बात आएगी, जहां नाकामी की बात आएगी, कांग्रेस यही करेगी। कांग्रेस की रणनीति है कि ये आज के बयान से पता चला है कि अगर बुरा कुछ होता है महाराष्ट्र में तो सारा का सारा ठिकरा शिवसेना और उद्धव ठाकरे के सर पड़ा जाएगा, और अच्छा होता है तो सारा मिलकर क्रेडिट ले लेंगे। तो ये एनसीपी भी खेल रही है, बिल्कुल एक आपने अहम बिंदु पर फोकस किया। एनसीपी स्टेट साइड में खेल रही है, तो एक अब जिस तरह से अगर समझा जाए फिलहाल, तो एक आपने अहम बात रखी है कि बीजेपी के साथ भी रास्ता खुला होने की संभावना है और बहुत कुछ राजनीति में हो सकता है, बहुत कुछ फेरबदल हो सकता है। यही राजनीति कहते भी है, और राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता चलता। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट भी करें। हम कोशिश करते हैं कि खबरें तो आपको बताए हैं, लेकिन उसके पीछे तथ्य क्या है, क्योंकि खबरें तो आप लगातार कई प्लेटफॉर्म सुन लेते हैं, लेकिन उसके पीछे तथ्य क्या है हम आप तक पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ ज्वलंत मुद्दों के साथ, लेकिन इन सब के बीच अहम बात यही है कि क्या महाराष्ट्र में जो हो रहा है और जिस तरह से आज राहुल गांधी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, तो वाकई अब उद्धव ठाकरे भी असमंजस की स्थिति में है, क्या फिर करें तो क्या करें। इन सब के बीच फिर से वही जनता पिसती है, हर जगह फेल नजर आ रही है महाराष्ट्र की सरकार। चाहे आप प्रवासी मजदूर की बात करें, कोरोना को संक्रमण क्यों जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि कंट्रोल नहीं किया जाया जा रहा है, धरावी जैसे इलाके में संख्या बढ़ती जा रही है, कोई पॉलिसी नहीं ऐसी लाई गई है कि इससे कोरोना पर कंट्रोल किया जाए। कभी कहते हैं कि मजदूरों को भेजना है, कभी कहते हैं कि हमें मजदूरों को नहीं भेजना है, हमें वक्त चाहिए। तो क्या ये कंफ्यूजन की स्थिति में
इस कोरोना काल के संकट में महाराष्ट्र उभर पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ और हो सकता है, ये भी हमें देखना होगा। आप अपने वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।